हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम देखने जा रहे हैं थ्योरम्स, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ऑन आइडियल्स, अर्थात गुणजावलियों पर कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय। तो ये तीन प्रमेय हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम इन तीन प्रमेय को देखेंगे, फिर अगले वीडियो में और भी थ्योरम्स है उनको देखेंगे। तो लेकिन मैं आपको एक बात पहले बताना चाहता हूँ कि इन प्रमेय को पढ़ने से पहले आप अवश्य इनके पहले के जो वीडियोस बने हुए हैं उनको जरूर देखें, जिनमें गुणजावलियों की परिभाषा, गुणजावलियों के प्रकार, उदाहरण बहुत अच्छे से समझाए गए हैं। आप उनको जरूर देखें। उपवलय पर आधारित जो वीडियो है उनको आप देखें, उपवलय की परिभाषा, उनके प्रमेय। जब आप उनको अच्छे से समझ जाएंगे ना, तब ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला प्रमेय से। यदि R प्लस डॉट एक वलय है तथा S वलय R की एक गुणजावली है, तो S वलय R का एक उपवलय होगा। एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ। R आपके पास एक रिंग है, R आपके पास एक रिंग है, और S क्या है? रिंग R का एक आइडियल है। S R का एक आइडियल है, तो हमको बताना है कि S R का एक सब रिंग भी होगा, यानी एवरी आइडियल इज सब रिंग। S R का एक आइडियल है तो S R का सब रिंग भी होगा, यही हमें सिद्ध करना है। तो चलिए, अब S R का एक आइडियल है यानी कि गुणजावली है, गुणजावली है, तो इसका अर्थ यह है कि एस आर का एक योज्य उपसमूह भी होगा, योज्य उपसमूह भी होगा। अब एस आर का योज्य उपसमूह है। योज्य उपसमूह बोलने का मतलब ये है कि ये कम से कम कोई और अगर एस में शामिल हो ना हो तो जीरो तो कम से कम शामिल होगा ही होगा, जीरो तो शामिल होगा ही होगा। और इसका अर्थ ये है कि एस कभी खाली नहीं हो सकता, एस नॉन एम्प्टी है। इतना तो तय हो गया। देखो, योज्य उपसमूह है तो भैया उपसमूह होने के नाते उसमें शून्य तो रहेगा ही रहेगा ना, योज्य तत्समक यानी एडिटिव आइडेंटिटी जिसको हम कहते हैं। एस आर का एक योज्य उपसमूह बोलने का मतलब है कि एस आर का एक एडिटिव सब ग्रुप है, और एडिटिव सब ग्रुप यानी कि उसमें जो हमारा जो एडिटिव आइडेंटिटी है, तो ग्रुप की डेफिनेशन में तो ये बात शामिल होती है कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो जीरो जो है वो एस में पक्का बिलोंग करेगा और एस खाली नहीं हो सकता, इतना ध्यान आप रखें। अब मान लेते हैं कि मान लो दो एलिमेंट है एस में, ठीक है, कोई भी दो एलिमेंट, माना ए बी बिलोंग्स टू है एस, जहां ए बी एस के दो स्वेच्छ अवयव है, ए बी दो स्वेच्छ अवयव है, ठीक है। स्वेच्छ मतलब अपनी इच्छा से अपन लिए हैं। अब आपने इनको एस में ले लिया, और एस क्या है भैया? एस तो गुणजावली है, आइडियल है, तो आइडियल होने के नाते, आइडियल होने के नाते वो एडिटिव सबग्रुप भी है, और एडिटिव सबग्रुप है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स, यानी बी अगर एस में है तो माइनस बी भी एस में होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर ए का क्यों नहीं लिए? क्योंकि जो हम सिद्ध करना चाहते हैं वो आप देखते जाइए। अब ए बी अगर एस में है तो ए माइनस बी, मतलब ए माइनस बी नहीं, ए क्वामा माइनस बी, यानी दोनों अलग अलग हैं, तो ये भी एस में होंगे। और जब ये दोनों एस में हैं, और क्योंकि एस गुर्जावली है और गुर्जावली होने के नाते वो योज्य उपसमूह है, इसलिए संवरक नियम से यानी कि क्लोजर लॉ से दोनों का जो एडिशन है यानी दोनों का प्लस जो है वो भी एस में बिलोंग करेगा, है ना भाई? क्लोजर लॉ यही होता है। और ए माइनस बी हो जाएगा, ये बिलोंग्स टू एस। तो अब यही सिद्ध करने के लिए मैंने ये पूरा लिखा हुआ है। अतः आपने क्या दिखाया कि जब कभी ए बी बिलोंग्स टू एस तब ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस। तो आप ध्यान ध्यान से आप याद करें कि जब उपवलय हमने पढ़ा था तो उपवलय बनने के लिए, है ना भाई, आर के किसी सबसेट को उपवलय बनने के लिए जो दो शर्तें थी, आवश्यक दो शर्तें थी, वो उनमें से पहली यही थी कि जब ए बी बिलोंग्स टू एस हो तो ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस होना चाहिए। तो एस जो है वो उपवलय बनने की पहली शर्त को उसने पूरा कर दिया, और ये शर्त पूरी हो सकी जब हमने ये प्रॉपर्टीज में लगाया। और ये प्रॉपर्टीज में इसलिए लगा पाए हम क्योंकि एस गुणजावली था, गुणजावली होने के नाते वो योज्य उपसमूह था। चलिए दूसरी शर्त को देखते हैं हम। दूसरी शर्त ये कि मान लीजिए अगर मैं ए बी बिलोंग्स टू एस अगर लेता हूं, तो अब देखो, ए
ए बी बिलोंग्स टू एस अगर मैं ले रहा हूं तो क्योंकि एस तो सबसेट है ना आर का। एस क्या है, एस आर की गुणजावली है, तो भैया वो तो सबसेट होगा ही होगा, है ना भाई। इसलिए ए बिलोंग्स टू एस तो खैर ठीक है, बी भी एस का ही है, बी भी एस से ही लिया गया है, लेकिन एस सबसेट आर का है, इसलिए मैं बी बिलोंग्स टू आर लिख सकता हूं। यहाँ थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले मैं ए बी बिलोंग्स टू एस ले लिया। अब क्योंकि एस आर का सबसेट है तो भैया एस के जितने एलिमेंट्स हैं वो आर में भी शामिल है, लेकिन मैं यहाँ से ए बिलोंग्स टू एस लिख रहा हूँ और बी बिलोंग्स टू एस है, लेकिन एस आर के सबसेट होने के कारण मैं बी बिलोंग्स टू आर भी लिख सकता हूँ। तो आप बोलोगे सर वो तो ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन ऐसा लिखे ही क्यों? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आगे। ऐसा इसलिए लिखा बेटा मैं, क्योंकि मैं अब यहाँ पे, भैया एस कौन है, आर की गुणजावली, तो जब एस आर की गुणजावली, तो गुणजावली होने का जो उसका गुण है उसको मैं यहाँ पे दिखाने के लिए मैंने ऐसे लिखा हूं। याद करो गुणजावली की परिभाषा क्या थी, याद करो आप, गुणजावली का परिभाषा क्या था कि एस आर का एक गुणजावली कहलाता है यदि एस आर का योजयुक्त समूह हो, जिस बात को हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। और दूसरा, फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू एस। एक एलिमेंट आर से लेते थे, एक एलिमेंट फॉर ऑल, मतलब ये बात जो हमने यहाँ पे लिख रहे हैं वो किसी भी एलिमेंट के लिए सच है, स्वेच्छ किसी भी एलिमेंट के लिए सच है। तो आर से उठाया गया कोई भी एक एलिमेंट और एस से उठाया गया कोई भी एक एलिमेंट, फिर दोनों का गुणा करके, चाहे इस क्रम में चाहे इस क्रम में, दोनों ही किस में बिलोंग करने चाहिए, एस में बिलोंग करने चाहिए, तब एस आर का क्या कहलाएगा, आइडियल कहलाएगा। तो आर का एलिमेंट और एस का एलिमेंट हमको दोनों की जरूरत पड़ती है। आर से चुना गया एलिमेंट कोई सा भी और एस से चुना गया कोई सा भी एलिमेंट, इसलिए मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट एस से दिखवाया और एक कहाँ से दिखाया, आर से, ताकि हम ये गुण यहाँ लगा सके। अब लगाएंगे तो क्योंकि एस गुणजावली है, यहाँ पे लिखता हूं मैं, यहाँ नीचे में लिख देता हूं, क्योंकि एस, अब क्योंकि एस क्या है, आर की गुणजावली है, तो इसलिए क्या होगा, जब कभी ए बिलोंग्स टू एस और बी बिलोंग्स टू आर होगा तो हमेशा ए बी ए ये दोनों बिलोंग्स टू क्या होगा, एस होगा। ठीक है, हमेशा इन बातों का आप ध्यान रखें। ए बी ए दोनों बिलोंग्स टू एस होगा, दोनों बिलोंग करेगा। आप किसी, अब देखो आपको क्या दिखाना है, आपको तो सब रिंग दिखाना, तो आपके टारगेट में वही बसा रहना चाहिए कि मेरे को सब रिंग दिखाने के लिए क्या सिद्ध करना है। तो याद करो सब रिंग होने की दूसरी शर्त क्या थी, पहली शर्त तो सब रिंग होने की यही थी, यही ए बी बिलोंग्स टू एस implies that a minus b belongs to s। दूसरी शर्त ये थी कि ए बी बिलोंग्स टू एस, यानी कि फॉर ऑल ना, ये जो भी बात हो रही है वो किन्हीं भी दो अवयवों के लिए, तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस ए डॉट बी ऑल्सो बिलोंग्स टू एस, तो आपका सिद्ध हो गया वो। आपने शुरुआत देखो ना, आप क्या लिए थे, ए बी बिलोंग्स टू एस लेके चले थे और आपने सिद्ध तो ए बी बी ए दोनों को कर दिया। मैं यहाँ पे भले एक ठोक को लिख देता हूँ क्योंकि मुझे सब रिंग दिखाने के लिए यही शर्त पूर्ण कर दी थी, तो ये शर्त पूर्ण हो गई। आप चाहे तो उसको विपरीत क्रम में ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी बिलोंग्स टू एस जो हमने लिया हुआ है, भैया कोई भी दो एलिमेंट है, कोई भी दो एलिमेंट, ए बी को बी ए ले सकते हैं, बी को हम ए बिलोंग्स टू एस ले सकते हैं, तो ए बी और बी ए दोनों ही किस में होंगे, एस में होंगे। तो ये देखो हम लोग सिद्ध भी कर दिए। कैसे सिद्ध किए, एस आर की गुणजावली है उस बात को इस्तेमाल करते हुए हमने यहाँ पे सिद्ध किया, तो अतः सिद्ध हो गया कि एस आर का क्या है, उपवलय है, क्योंकि ये पहली शर्त और दूसरी शर्त दोनों ही उपवलय बनने की शर्तें हैं, दोनों सिद्ध हो गई। ठीक है, ये दोनों ही बात जो है वो फॉर ऑल के लिए सच है ना, ये भी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस, इट इम्प्लाइज दैट ए माइनस बी ऑल्सो बिलोंग्स टू एस और ए डॉट बी ऑल्सो बिलोंग्स टू एस, और ये सिद्ध हो गया। तो ये पहला प्रमेय सिद्ध हो गया। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं जाएगी। इसको मिटा रहा हूँ। अब दूसरा प्रमेय, किसी वलय r प्लस डॉट की दो गुणजावलियों का सर्वनिष्ठ भी r की एक गुणजावली होगा, क्या होता है। ठीक है, तो चलिए दूसरा प्रूफ हम देखते हैं
इसी वाले आर प्लस डॉट की दो गुणजावलियों का सर्वनिष्ठ। तो चलते हैं, मानते हैं कि मान लो एस और टी आर की दो गुणजावलियां हैं। अब भैया एस और टी को आपने आर की दो गुणजावलियां ने आइडियल्स माना है, इसका मतलब ये है कि एस और टी आर के योजुप समूह है, क्योंकि गुणजावली की परिभाषा में ये शामिल है। ठीक है, तो एस और टी अगर आर की दो गुणजावली हैं तो एस और टी दोनों ही आर के क्या है, योजुप समूह है। योजुप समूह है, इसका मतलब क्या है कि जीरो जो है वो बिलोंग करेगा एस में भी, जीरो जो बिलोंग करेगा टी में भी। योजुप समूह, उप समूह मतलब कि वो एडिटिव आइडेंटिटी यानी योज्य तत्समक अवयव तो रख दे करेगा, बाकी हो सकता है और एलिमेंट रखे ना रखे बात की बात है, लेकिन जीरो तो रखेगा ही रखेगा। जब जीरो तो रखेगा ही रखेगा, इसका मतलब एस भी खाली नहीं है, टी भी खाली नहीं है, यानी कि दोनों नॉन एम्प्टी है, क्योंकि उसमें कम से कम एक अवयव शून्य तो है। तो ये दोनों उसमें मतलब दोनों ही जो है एस डज नॉट इक्वल टू 5, टी डज नॉट इक्वल टू 5। एस भी नहीं है 5, 5 कौन है, नल सेट है, तो दोनों ही रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब आप देखिए कि जब जीरो एस में है और जीरो टी में है, इसका मतलब जीरो बिलोंग करेगा दोनों के इंटरसेक्शन में, क्योंकि दो समुच्चयों के इंटरसेक्शन में वही चीज बिलोंग करती है जो दोनों में बिलोंग करे, जो जो दोनों में शामिल हो वही इनके इंटरसेक्शन में भी शामिल होगी। ठीक है, अब जीरो बिलोंग्स टू एस इंटरसेक्शन टी हुआ, इसका मतलब एस इंटरसेक्शन टी भी खाली नहीं होगा, क्योंकि उसमें भी कम से कम एक जन कौन है, एक अवयव तो है उसमें, कौन, जीरो तो है, तो ये भी नॉन एम्प्टी होगा। अब जब ये नॉन एम्प्टी होगा तो हम मान लेते हैं, अब हम मान लेते हैं कि इसमें दो एलिमेंट है, कौन कौन, ए बी। ठीक है, ए बी मान लेते हैं, ए बी किसमें, एस इंटरसेक्शन टी में मान लेते हैं, कोई दो एलिमेंट्स हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, कोई दो एलिमेंट, एक काम करते हैं, एक एलिमेंट मानते हैं, एक एलिमेंट मानते हैं, मान लीजिए ए मानते हैं, ए बिलोंग्स टू एस इंटरसेक्शन टी, कोई भी एक एलिमेंट अपन ऐसे मान लिए हैं। ठीक है, अब चलते आगे, तो ए बिलोंग्स टू एस इंटरसेक्शन टी मान लिए, और साथ ही साथ ये भी मान लेते हैं, तथा ये भी मान लेते हैं कि आर बिलोंग्स टू आर, आर क्या है, वलय है, और स्मॉल आर उसका कोई एलिमेंट है। अब बताओ, अगर A बिलोंग्स टू एस इंटरसेक्शन टी है, इसका मतलब एस, मतलब A जो है वो S में भी बिलोंग करेगा और A जो है वो T में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि वो इंटरसेक्शन में मतलब दोनों का कॉमन एलिमेंट है, तो जब वो दोनों में कॉमन है तो दोनों में बिलोंग करेगा। तथा R बिलोंग्स टू R। अब इन दोनों के साथ इसको बारी बारी से लेंगे, पहले इसको इसको फिर इसको, देखिए कैसे लेते हैं। चूंकि एस क्या है बताओ भैया, आर की एक गुणजावली है, आइडियल है। अब एस आर का एक आइडियल है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब कभी तुम आर बिलोंग्स टू आर और ए बिलोंग्स टू एस लोगे, ठीक है, आर बिलोंग्स टू आर और ए बिलोंग्स टू एस लोगे, तो गुणजावली होने के कारण ए आर ए दोनों बिलोंग्स टू एस, ये दोनों के दोनों एस में बिलोंग करेंगे। गुणजावली याद करो, गुणजावली की जो परिभाषा है, एस आर के गुणजावली कब कहलाएगा, यदि एस आर का योज्य समूह यानी कि एडिटिव सबग्रुप हो। दूसरा, फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू एस, इट इंप्लाइज दैट आर एस एस आर दोनों बिलोंग्स टू एस। तो ये भी बात सच होगी, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस और फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर। तो ये फॉर ऑल इसलिए लिखे क्योंकि देखो ये जो ए है ना वो एस इंटरसेक्शन टी का कोई स्वेच्छ अवयव था, तो जो बात स्वेच्छ अवयव के लिए यानी आर्बिट्ररी एलिमेंट के लिए लागू होती है, समझ लीजिए वो सभी एलिमेंट्स के लिए लागू होती है। ठीक है ना, तो ये स्वेच्छ अवयव है ना, यहाँ लिख दो, ये भी आर का, ये जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर का कैसा अवयव है, स्वेच्छ अवयव है। ठीक है, तो आर ए आर दोनों बिलोंग्स टू एस हो गया। इसी प्रकार टी भी तो आर की एक गुणजावली है, ये जो टी है
वो भी तो आर की गुणजावली है। इसका मतलब क्या है, फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू टी, ए बिलोंग्स टू टी है ना, देखो पहले मैंने बताया ना आपको, ए बिलोंग्स टू एस पहले लिखो, फिर ए बिलोंग्स टू टी लिखो, आर बिलोंग्स टू आर दोनों में रहेगा। इट इंप्लाइज दैट ए आर आर ए दोनों बिलोंग्स टू टी हो गया, है ना। ये भी बात सच होगी, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू टी एंड फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर, बिकॉज ये जो अवयव चुने गए हैं वो स्वेच्छ हैं। अब देखो, अब मैं आगे बताता हूँ आपको, ठीक है। तो मैं ये वाला प्रमेय इसका कथन को मिटा देता हूँ, बिकॉज ये हम सिद्ध कर चुके हैं तो इसका कोई काम नहीं है। अब आपने ये जो दो चीजें सिद्ध की उनको हम साथ में लेके चलते हैं। आपने क्या क्या सिद्ध किया, आपने बताया कि भैया हमने ए आर कॉमा आर ए दोनों बिलोंग्स टू एस, दोनों के दोनों एस में बिलोंग करते हैं ऐसा दिखा दिया है, और तथा आपने ये भी दिखाया कि ए आर आर ए दोनों के दोनों टी में भी बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ए आर आर ए दोनों के दोनों, अब दोनों में है, दोनों में कॉमन है, तो ये बिलोंग करेंगे एस इंटरसेक्शन टी में, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अतः आप अब देखिए कैसे लिखेंगे। अब शुरुआत हमने कहाँ से की थी, ए बिलोंग्स टू एस इंटरसेक्शन टी और आर बिलोंग्स टू आर से आपने शुरुआत की थी, तो हम इसको लेके ये सिद्ध किए हैं। अब उसी को कंबाइन करके एक साथ लिखते हैं। तो आपने क्या सिद्ध किया, A belongs to S intersection T and R belongs to R, it implies that A R R A दोनों belongs to S intersection T, और ये बात सच होगी for all A belongs to S intersection T and for all R belongs to R, ठीक है। तो अब बोलोगे सर इतना सिद्ध करने से क्या हो गया, क्या सिद्ध हो गया, तो भैया आप सोचो, मतलब हाँ, गुणजावली की परिभाषा में क्या था, एस आर का उचित योज्य उपसमूह होना चाहिए। अच्छा, उचित योज्य उपसमूह की बात हम यहाँ पे नहीं लिखे, चलिए लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे हम देखो, एस और टी आर की दो गुणजावलियां हैं, ठीक है। अब एस और टी आर की दो गुणजावलियां हैं, तो एस और टी आर के क्या होंगे, योज्य उपसमूह होंगे, ये भी ठीक है। जीरो जीरो दोनों में बिलोंग करेगा, ये भी ठीक है। दोनों नॉन एम्प्टी होंगे, ये भी ठीक है, ठीक है। और एस इंटरसेक्शन टी डज नॉट इक्वल टू 5, ये भी ठीक है। और आप यहाँ पे एक बात लिख लीजिए, चूंकि क्योंकि एस और टी दोनों के ही आर के, मतलब एस और टी दोनों ही आर के क्या है, योज्य उपसमूह है। एस और टी दोनों ही आर के क्या है, योज्य उपसमूह, यानी कि एडिटिव सब ग्रुप है। तो भैया हम लोग पढ़े हैं प्रमेय कि दो सब ग्रुप्स का इंटरसेक्शन भी एक सब ग्रुप होता है, तो इसका मतलब अतः करके आप लिखना नीचे, अतः एस इंटरसेक्शन टी भी आर का एक क्या होगा, सब ग्रुप होगा, यानी योज्य उपसमूह होगा, योज्य उपसमूह होगा, ठीक है। तो आइडियल बनने की पहली शर्त ये वाली थी कि एस इंटरसेक्शन टी भी आर का एक योज्य उपसमूह होना चाहिए। और आइडियल की दूसरी शर्त क्या है, फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर, एस फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू एस, आर एस एस आर बोथ, यानी कि दोनों बिलोंग्स टू एस। तो वही चीज आप खुद सोचो, ये जो बात यहाँ एस के लिए लिखी गई है, वही बात तो यहाँ पे एस इंटरसेक्शन टी के लिए दिखाई दे रही है आपको। फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस इंटरसेक्शन टी, आर ए आर बोथ बिलोंग्स टू एस इंटरसेक्शन टी। ये जो बात वहाँ एस के लिए लिखी है वो बात यहाँ पे एस इंटरसेक्शन टी के लिए लिखी है, ठीक है। ये फॉर ऑल करके मैं लास्ट में दिखा दिया हूँ, शुरू में आप यहाँ पे ना दिखा दो, यहाँ दिखा दो, जैसे मैंने यहाँ दिखा फॉर ऑल, तो इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। लिखने के अपने अपने अलग अलग तरीके हैं, बात लेकिन सही और स्पष्ट होनी चाहिए। तो आपको समझ में आ गया कि ये आइडियल बनने की दूसरी शर्त भी पूर्ण हो गई, और ये आइडियल बनने की पहली शर्त की, जिसको भी आप आइडियल दिखाना चाहते हैं, आर का एडिटिव सब ग्रुप दिखाना पड़ेगा उसको, जिसको भी आप आइडियल दिखाना चाहते हैं, और ये दूसरी शर्त, ठीक है। तो सिद्ध हो गया कि अतः दो गुणजावलियों का सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन भी आर की एक गुणजावली होता है। तो मैं इसको मिटाता हूं। अब प्रमेय तीसरा देखते हैं।
चलिए, अब तीसरा प्रमेय क्या बोल रहा है, किसी वलय R की दो ऊर्जावलियों S और T के लिए S यूनियन T R की एक ऊर्जावली होगा यदि और केवल यदि या तो S सबसेट T होगा या T सबसेट S होगा, यानी कि S पूरी तरह से T के अंदर अंतर्विष्ट हो या फिर T S के अंदर अंतर्विष्ट हो, तब ही दोनों का यूनियन R की एक ऊर्जावली बन पाएगा। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर इस प्रमेय की जरूरत क्यों पड़ रही है या इस प्रमेय को क्यों पढ़ा जा रहा है, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। अगर S और T, ध्यान से समझिएगा, S और T अगर R की दो ऊर्जावलियां हैं, R की दो क्या है ऊर्जावलियां, नहीं आइडियल्स हैं, तो अभी हमने जो थ्योरम देखा उसमें हमने यही देखा ना कि अगर S और T R की दो ऊर्जावलियां हैं तो दोनों का इंटरसेक्शन गारंटी के साथ R की ऊर्जावली होगा, यानी R का एक आइडियल होगा ही होगा, दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है ना, तो मन में सहज एक प्रश्न उठता है कि सर अगर दोनों का इंटरसेक्शन भी R की एक ऊर्जावली है तो क्या दोनों का यूनियन भी R की एक ऊर्जावली होगा, क्या ये भी बात सच है? तो आप सुनिए कि अगर S और T R की दो ऊर्जावली हैं तो उनका इंटरसेक्शन गारंटी के साथ, है ना भाई, 100% गारंटी के साथ R की एक ऊर्जावली होगा, लेकिन यूनियन के बारे में ये बात हमेशा सच नहीं होती, यानी कि दोनों का S यूनियन T जो है, यानी कि दोनों ऊर्जावलियों का जो यूनियन है वो भी R की एक ऊर्जावली हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखिए, इंटरसेक्शन गारंटी के साथ होगा लेकिन उन्हीं का यूनियन जो है वो R की ऊर्जावली होगा नहीं होगा तो ये जरूरी नहीं है। अब बोलोगे कैसे जरूरी नहीं है, एग्जांपल दो, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, देखो एक ऊर्जावली S, चलो मान लो लेता हूँ मैं 2 से जनरेट हो रही है, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 2n such that n belongs to Z। ठीक है, पूर्णांकों के वलय में मैंने एक ऊर्जावली ले ली और एक दूसरी ऊर्जावली में ले रहा हूं जो कि 3 से जनरेट हो रही है। ओके, अब देखो ये 2 से जनरेट हो रही है, ये 3 से जनरेट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। अब देखो जब अपन इनका यूनियन तैयार करेंगे, ठीक है, यूनियन में क्या आएगा बताओ, 2n और 3n, मतलब इन सारे एलिमेंट्स इसमें शामिल हो जाएंगे, सब के सब शामिल हो जाएंगे, है ना। तो कौन कौन आएगा बताओ, 2n और 3n सारे लोग आएंगे यहाँ पे, मतलब 2 के गुणक आएंगे, 3 के गुणक आएंगे, सब लोग आएंगे, है ना। तो अब मैं देखो इसमें 2n है, इसका तो क्या यहाँ पे 2 बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, 2 बिलोंग करेगा इसमें, 3 बिलोंग करेगा T में, ठीक है ना, 3 बिलोंग करेगा किसमें, T में। अब मुझे एक बात बताइए, अगर S यूनियन T को, है ना, अब देखो यूनियन है, यूनियन मतलब क्या होता है बताओ, आप खुद बताओ यूनियन मतलब क्या होता है। यूनियन मतलब क्या होता है कि दोनों ही सेट के एलिमेंट्स यहाँ पे कंबाइन करके लिखे जाएंगे। 2n मतलब पूरा 2 का पहाड़ा लिखा जाएगा, 2 4 6 8 लिखा जाएगा पूरा, जीरो भी आएगा, -2 -4 -6 सब आएंगे यहाँ पे, है ना भाई, आएंगे। और यूनियन करके आप टी कर रहे हो तो 3 के गुणक भी यहाँ पे आएंगे, तो 3 के गुणक कौन होते हैं, 3 6, तो वो 6 6 2 बार आ गया, इसलिए आपको पता है यूनियन करते हैं तो रिपीट वाले को नहीं लिखते, 6 आ चुका है, 9 आएगा, 9 के बाद 12 आएगा, 12 3 का गुणक भी है, 2 का गुणक भी है, तो जो दोनों के पहाड़े में आते हैं उनको यहाँ एक बार लिखेंगे, है ना भाई, यही होता है। अब देखो यहाँ पे आप 2 भी है 3 भी है, 2 भी आ गया S यूनियन T में और 3 भी आ गया S यूनियन T में, तो भैया S यूनियन T को अगर गुणजावली होना होगा तो जरूर ये एडिटिव सबग्रुप होगा, एडिटिव सबग्रुप बनना पड़ेगा इसको। एडिटिव सबग्रुप बनने के लिए यानी योग युग्म समूह बनने के लिए दोनों का प्लस भी तो उसमें देखना चाहिए सर, पहले ही नियम को नहीं निभाएगा, संवरक नियम है ये ना, योग युग्म समूह बनने के लिए संवरक नियम है ये कि 2 अवयवों का जो एडिशन है उसमें बिलोंग करना चाहिए, तो 2 और 3 कितना होता है बेटा 5। अब आप बता दो क्या 5 आपको यहाँ कभी दिखेगा, नहीं दिख सकता, क्योंकि 5 ना तो ये 2 के पहाड़े में आता है ना तो ये 3 के पहाड़े में आता है, तो ना तो 5 इस सेट में आएगा ना इस सेट में आएगा, तो कैसे ये दोनों के यूनियन में आ जाएगा बताओ भला।
तो 5 यहाँ बिलोंग कर ही नहीं सकता, ठीक है, ये कर ही नहीं सकता। 2 भी है यहाँ पे, 3 भी है यहाँ पे, लेकिन दोनों का योग नहीं है यहाँ पे, तो ये एडिटिव सब ग्रुप बन ही नहीं पाया, और इसलिए ये जब एडिटिव सब ग्रुप नहीं बन पाया तो गुणजावली कैसे बनेगा बताओ भला। तो ये नहीं बना गुणजावली। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। जब यूनियन करेंगे तो इसमें 2 के गुणक भी आएंगे, 3 के गुणक भी आएंगे, और आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं जो 2 के पहाड़े में भी आती हैं, 3 के पहाड़े में भी आती हैं, जैसे 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया। तो जब ऐसी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों के गुणक हो, उसको यहाँ पे हम 1 पढ़ लिखेंगे। लेकिन हम जो ये बात देख रहे हैं, हमको कोई एक ऐसा चीज खोजना है जिसके मदद से हम ये साबित कर सके कि हाँ ये आर के गुणजावली नहीं है। तो हमने देखा 2 इसमें है, 3 इसमें है, दोनों का योग, लेकिन उसमें नहीं है। तो भैया एस यूनियन टी आर के गुणजावली यहाँ पर नहीं हो। तो आप बोलेंगे सर क्या हमेशा ये बात सच होगी क्या कि 2 गुणजावलियों का यूनियन, 2 गुणजावलियों का यूनियन आर के गुणजावली न हो, क्या हमेशा ये बात सच होगी? तो उत्तर है नहीं। ये बात मतलब हमेशा ऐसा नहीं होगा कि दोनों का यूनियन आर की गुणजावली न हो, यानी कि कुछ कुछ केसेस में हो भी सकती है। तो कौन से वो केस हैं? तो वो केस है, सुनिए ध्यान से, अगर 2 गुणजावली आपके पास हैं, अगर 2 गुणजावली आपके पास हैं, ठीक है, आर की 2 गुणजावली है आपके पास, तो दोनों का यूनियन जो है वो भी आर का एक गुणजावली होगा। ये बात सिर्फ तब सच हो सकती है जब या तो S पूरी तरीके से T के अंदर समाहित हो, या तो T पूरी तरीके से S के अंदर समाहित हो, यानी कि या तो T सबसेट S हो या S सबसेट T हो, तभी ये बात सच हो सकती है। इस बात को आप ध्यान रखें, यही हमारा प्रमेय है, और मैं आपको ये प्रमेय होमवर्क के रूप में देता हूँ। आप जरूर इसको बनाने का प्रयास करें। अगर नहीं बने या न समझ में आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इस प्रमेय को मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करते हैं। आप लोग इस वीडियो से अगर आपको कुछ फ़ायदा मिला है, कुछ समझ में आया है, सीखने को मिला है, तो अवश्य वीडियो को लाइक करके सभी को शेयर करें। अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है, आपको अगर कुछ लाभ मिल रहा है, तो हम आपको ये सोचना चाहिए कि सभी लोग को फ़ायदा मिले, सभी लोग को लाभ मिले। तो बाकी विद्यार्थियों तक भी ये वीडियो अवश्य पहुंचाएं, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि ये आपको समझ में आया कि नहीं आया पढ़ने पर। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में। तो अगर आपको लगेगा कि सर इसको भी समझा दीजिए, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, मैं इसका वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। लेकिन इस वीडियो में अच्छे खासे कम से कम लाइक्स और कमेंट्स और जो व्यूज़ हैं वो कम से कम आने चाहिए। तो इसके लिए हम टारगेट आज निर्धारित करते हैं। तो अभी हम कम का टारगेट लेते हैं, फिर धीरे धीरे हम अपने टारगेट को बढ़ाते जाएंगे। तो इस वीडियो के लिए हम टारगेट लेते हैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ 500 व्यूज़ का, ठीक है। 500 व्यूज़ एंड 500 लाइक्स होंगे तो मैं अवश्य इसके तीसरे प्रमेय को आपको एक्सप्लेन करूंगा, और साथ में और भी प्रमेय हैं उनको भी एक्सप्लेन करूंगा। सो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।